मुर्गी का अंडा और बत्तख की कहानी। एक छोटे से तालाब के पास बहुत सुंदर सुंदर कुछ मुर्गियां रहा करती थीं। पानी के अंदर तालाब में बहुत सी बत्तखें खेला करती थीं। वहीं पर वो अपना जीवन बसर करती थीं। एक बत्तख माँ बनने वाली थी। वो अपना बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन उसने देखा कि उसी की तरह एक मुर्गी भी माँ बनने वाली है। बत्तख ने जाकर मुर्गी से बात की। सुनो बहन, क्या तुम भी माँ बनने वाली हो? कैसी तबीयत है तुम्हारी? तुम्हें देखकर लगा तुम भी मेरी तरह बहुत जल्द माँ बनने वाली हो, तो सोचा तुम्हारी खबर ले लूं। मुर्गी बत्तख की ये मीठी मीठी बातें सुनकर बहुत खुश हुई। मुर्गी उसके पास आती है और कहती है, हाँ हाँ, मैं भी माँ बनने वाली हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर रहना इतना अच्छा लगता है कि और कहीं जाने का जी ही नहीं करता। यहाँ हवा है, पेड़ है, पानी है, और आज तुमसे दोस्ती करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बहन। हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। जल्दी ही हमारे बच्चे हो जाएंगे। क्यों, क्या कहती हो? मुर्गी की बात सुनकर बत्तख कहती है, हाँ बहन, आजकल मौसम बहुत सुहावना है। हम दोनों अच्छे अच्छे विचारों की बातें करेंगे ताकि हमारे बच्चों पर उसका अच्छा असर हो। अब धीरे धीरे हर रोज बातें करने के कारण बत्तख और मुर्गी के बीच में बहुत अच्छी मित्रता हो गई थी। एक दिन अचानक मौसम बहुत बिगड़ गया। तेज पानी का तूफान आया। इतनी तेज बाढ़ थी कि पूरा तालाब गंदे पानी से भर गया और बहुत ज्यादा पानी आने के कारण बत्तख खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। बत्तख मदद के लिए पुकारने लगी, बचाओ, बचाओ, कोई है, कोई है। मुर्गी उसे देख लेती है और उसकी मदद करने के लिए भागती है। बहन, मैं आ रही हूँ तुम्हारी मदद के लिए। जैसे तैसे मुर्गी उसे एक डंडी देकर सहारा देती है और बत्तख किनारे तक आ जाती है। तेज पानी को देखकर मुर्गी और बत्तख हैरान रह जाते हैं। न जाने कितनी ही बत्तखें उस बाढ़ के पानी में बह गई थीं। हाय राम, आज तुम ना होती तो मैं अपने बच्चों के साथ मर ही चुकी थी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी सहेली। कैसी बातें करती हो? आओ थोड़ा आराम करते हैं। 1-2 दिन की बात है, बहुत जल्द पानी ठीक हो जाएगा और फिर तुम दोबारा अपने तालाब में रहने लगना। जैसा मुर्गी ने कहा था वैसा ही होता है। 2-4 दिन के बाद फिर से तालाब में पानी पहले जैसा हो जाता है। बत्तख अपने पानी में चली जाती है और कुछ ही दिनों में उसके बहुत सारे नन्हे नन्हे बच्चे हो जाते हैं जिन्हें वो तैरना सिखाती है। और उस तरफ मिट्टी के पास पेड़ के नीचे मुर्गी भी अपने अंडे दे देती है और हर रोज उनके ऊपर बैठकर बत्तख से बातें करने लगती है। अब दोनों दोस्त एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटते और जंगल की प्रकृति का आनंद लेते। एक दिन जंगल में भयंकर आग लग जाती है। सभी जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। इस बीच एक बहुत ही प्यारी गाय और शेर ने ये अपनी जिम्मेदारी समझी कि वो सभी पक्षियों और जानवरों को सुरक्षित जंगल के किनारे तक ले आएं। एक एक करके गाय ने और शेर ने बहुत से जीवों की मदद की। बहुत सारे पशु पक्षी अब अपनी जान बचा चुके थे, मगर अंत में देखा कि गाय और शेर आग के कारण बहुत बुरी तरह जल चुके थे और उनके चेहरे बहुत बदसूरत हो चुके थे। मगर दोनों ने अपनी जान पर खेलकर इतने सारे जीवों की जान बचाई थी कि उन्हें अपने दर्द का जरा भी एहसास नहीं था। मगर इस बात को भूलकर सभी जानवर धीरे धीरे उन दोनों को देखकर ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी राक्षस कहकर पुकारने लगे। यह बात गाय और शेर को बहुत बुरी लगने लगी। गाय बहुत उदास थी। दूसरी तरफ शेर का भी यही हाल था। सभी जानवर राजा शेर का भी मजाक उड़ा रहे थे। एक दिन ज़ॉम्बी गाय ने शेर से कहा, दोस्त शेर, मुझे अपने जंगल के निवासियों से ये उम्मीद न थी। मुझे और तुम्हें हर रोज राक्षस, ज़ॉम्बी, न जाने क्या क्या कहकर बुलाते हैं।
ये भूल चुके हैं कि हमारी खूबसूरती इनकी जान के बदले हमने चुकाई है। आज जो हम इतने बदसूरत दिख रहे हैं, इसके पीछे हमारा असली रूप हमने इनकी जान बचाकर खो दिया है। तुम ठीक कहती हो बहन, मगर इस जंगल के सभी प्राणी अब पत्थर दिल हो चुके हैं। किसी को हमारी परवाह नहीं। मैं तो कहता हूँ, चलो जंगल छोड़कर यहाँ से दूर चलते हैं। इस जंगल में अब हमारे लिए कोई जगह नहीं। ज़ॉम्बी गाय और शेर दुखी मन के साथ जंगल छोड़कर जाने का फैसला कर लेते हैं, मगर उन्हें जाते हुए एक सांप देख लेता है और सांप का मन दुखी हो जाता है। सांप ने दोनों की बातें सुन ली थी और यही बात जाकर वो सभी जंगल के जानवरों को इकट्ठा करके बताता है और कहता है, सुनो दोस्तों, आज जो मैंने देखा और सुना, मुझे बहुत अफसोस हुआ। शायद तुम भूल गए, ये वही गाय और शेर है जिन्होंने हम सबकी जान बचाई थी। जब पूरा जंगल आग की लपटों में था, हम सब मरने वाले थे। बस इन दोनों के कारण हम जीवित हैं और इसी कारण उनकी खाल, बाल, नैन, नक्श न जाने क्या क्या जल गया। और साथ ही हम लोगों के अंदर की ईमानदारी, प्यार भी जल गया। तभी तो हम सब ने उन दोनों का तिरस्कार किया। हमें उनसे माफी मांगनी चाहिए दोस्तों। जल्दी करो, वो दोनों ये जंगल छोड़कर जा रहे हैं। सभी जानवरों को अपनी हरकतों पर बहुत दुख होता है। सभी जानवर मिलकर राजा शेर और गैया से माफी मांगते हैं और उनसे वादा करते हैं उन्हें ज़ॉम्बी कहकर कभी नहीं बुलाएंगे। गाय और शेर उन्हें माफ कर देते हैं और जंगल में वापस लौट आते हैं। सुनीता के आंगन में एक बहुत प्यारा पेड़ था, जहाँ बहुत प्यारी सी चिड़िया रहा करती थी। चिड़िया बहुत जल्द अंडे देने वाली थी। एक दिन सुबह उठकर सुनीता ने देखा कि चिड़िया ने 3 अंडे दिए हैं। अरे माँ माँ देखो, हमारे पेड़ पर चिड़िया ने अंडे दिए हैं। अरे वाह, सच क्या? सुनीता की माँ और सुनीता अंडों को देखकर बहुत खुश होती हैं। अरे वाह, कितनी प्यारी माँ है ये छोटी सी चिड़िया। अरे सुनीता बेटा, तू देर हो जाएगी, स्कूल चली जा। हैं, शाम को आकर चिड़िया से बातें करना, ठीक है? माँ तुम इसका ख्याल रखना, इसे दाना और पानी जरूर देना। हाँ हाँ, दे दूंगी। चल स्कूल चली जा बिटिया, देर हो रही है। सुनीता स्कूल चली जाती है। जब वो लौट कर घर आती है तो जोर से चिल्लाती है, माँ माँ माँ। अरे क्यों शोर मचा रही है सुनीता, बात क्या है बिटिया? अरे घर में घुसी नहीं कि रोना शुरू? अरे कुछ बोलेगी या रोती रहेगी? माँ देखो ना, सुबह चिड़िया ने 3 अंडे दिए थे, अब एक भी नहीं है। क्या कहा? अरे बिटिया, मैंने तो इसे दाना पानी सब दिया था, लेकिन ये अंडे कहाँ गए? अरे मुझे याद आया, दाना देना भूल गई थी, सिर्फ पानी दिया था बिटिया। लगता है कोई चील आकर अंडे खा गया। माँ तुमने ऐसा क्यों किया? चील ऐसा ही करता है, तुम तो जानती हो ना। वो देखो चिड़िया रो रही है। चिड़िया सिसक कर अपने अंडों की याद में रो रही थी। यह देखकर सुनीता और उसकी माँ दुखी हो जाते हैं। सुनीता की माँ सुनीता से वादा करती है, अरे मुझे माफ कर दे बिटिया, घर के काम काज में दाना डालना भूल गई। मुझे लगा अभी देती हूँ। मैंने तो दाने निकाल कर भी रखे थे, बस देना भूल गई बिटिया। तू चिंता ना कर, अगली बार जब ये अंडे देगी ना, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी। हाँ पक्का ना माँ? हाँ पक्का। कई दिन बीत जाते हैं। एक बार फिर चिड़िया 5 अंडे देती है। इस बार सुनीता की माँ सुनीता से कहती है, अरे देख सुनीता, तेरी चिड़िया ने 5 अंडे दिए हैं मुन्नी। भाई इस बार तो मैं बहुत ध्यान रखने वाली हूँ, सारा काम बाद में निपटेगा, पहले अंडों का ख्याल रखूंगी। चल तू स्कूल चली जा। हाँ? सुनीता स्कूल चली जाती है। उसकी माँ का ध्यान घर के काम में लगता ही नहीं। सुनीता की माँ सुनीता के रंगों की डब्बी देखती है और उसके दिमाग में एक विचार आता है। वो सभी रंगों को अलग अलग रंग से रंग देती है
और अपने घर के अंदर रख देती है। अब चिड़िया रोज खिड़की के पास आती है और अंडों पर बैठ जाती है। शाम को जब सुनीता घर आई और अंडों को अपने घर के भीतर रंगीन हालत में पाया तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, ये क्या, तुमने घर के अंदर ही अंडे रख दिए और ये रंगीन कैसे हुए माँ? अरे बिटिया, इस बार का वादा पक्का है। मैं नहीं चाहती तू जोर जोर से दहाड़ मार कर रोए। ये तुमने बहुत अच्छा किया माँ। हमारे पास अब 5-5 रंगीन अंडे हैं। कुछ ही दिनों में चिड़िया के अंडे फूट जाते हैं और उसमें से छोटे छोटे चूजे बाहर आ जाते हैं। एक बार फिर सबके सब अपने पेड़ पर जाकर रहने लगते हैं और सुनीता और उसकी माँ बड़े आराम से अपने घर में रहने लगते हैं। जंगल का राजा सफेद शेर था। एक दिन शेर अपनी गुफा में बैठा बैठा आराम कर रहा था कि तभी तोता जोर जोर से चिल्लाता हुआ आता है, महाराज, महाराज, बचाइए, बचाइए, पूरा जंगल खतरे में है महाराज, उठिए, उठिए। क्या बात है, इतना शोर क्यों मचा रहे हो मिट्ठू तोते? महाराज, वो हाथी पागल हो गया है, आपको जल्दी चलना पड़ेगा, आओ जल्दी चलिए। क्या कहा? हाथी पागल हो गया है? ऐसा आखिर क्या किया है उसने कि तुम इतना शोर मचा रहे हो? महाराज, पूरे जंगल के पेड़ टूट चुके हैं, आधे से ज्यादा जंगल तबाह हो चुका है। बातें करने में समय मत गवाइए महाराज, जल्दी चलिए। क्या कहा? ऐसी बात है, चलो। तोते की बातें सुनकर सफेद शेर बहुत परेशान हो गया। वो भागा भागा हाथी के पास पहुंचता है और देखता है कि हाथी अपनी सूंड से बड़ा पेड़ उखाड़कर गुस्से में फेंक रहा है। सभी जंगली जानवर इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। राजा शेर को कुछ समझ में नहीं आता। फिर वो हाथी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और जोर से गुर्राता है, बस बस, बहुत हुआ, शांत हो जाओ हाथी, शांत हो जाओ। हाथी कुछ पल के लिए ठहर जाता है। प्रणाम महाराज। महाराज, आप मुझे आज मत रोकिए, मैं इस जंगल को तबाह कर दूंगा। ये जंगल बहुत बुरा है। सफेद शेर हाथी से कहता है, लेकिन ऐसी क्या बात हो गई कि पूरा जंगल तहस नहस करने पर आ गए हो? तुम्हें अगर कोई दिक्कत थी तो तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था। जंगल का राजा मैं हूँ। हर बात का कोई ना कोई हल जरूर होता है, मगर ये कोई तरीका नहीं कि पूरे जंगल को तबाह कर दो। बताओ, आखिर तुम्हें क्या तकलीफ है? महाराज, मैं क्षमा चाहता हूँ। महाराज, आप तो जानते हैं हमारे ये सफेद दांत, ये हमारे दुश्मन बन चुके हैं। मैं इतने पेड़ गिराऊंगा कि मेरे दांत टूट जाएं और उसके बाद कोई भी शिकारी इस जंगल में ना आए। मेरे और मेरे परिवार के कारण शिकारी यहाँ आते रहते हैं और मासूम जानवरों को नुकसान पहुँचाते हैं। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता महाराज। राजा शेर को हाथी की बात समझ आ जाती है। वो उसे शांत करते हैं, उसे पानी पिलाते हैं और बैठकर बात करने की सलाह देते हैं। जैसे तैसे अपने राजा की बात मानकर हाथी उनकी बात सुनने बैठ जाता है। फिर राजा शेर हाथी को समझाते हुए कहता है, मैं तुम्हारे विचारों से बहुत प्रभावित हुआ हूँ हाथी, लेकिन जरा बात को ध्यान से सुनो। तुम अपने जंगल को चाहते हो, उसे प्रेम करते हो, ये बहुत अच्छी बात है, मगर अनजाने में इस गुस्से में तुमने पूरे जंगल को नुकसान पहुंचाया है। मैं तुम्हें सलाह दूंगा, मुझ पर विश्वास रखो और मेरी सेना में भर्ती हो जाओ। हम दोनों मिलकर अपने जंगल की सुरक्षा करेंगे, मगर इस जंगल को उजाड़ कर नहीं, इसे बसाकर, डर कर नहीं, डर पर विजय पाकर। बोलो, क्या तुम मेरे साथ हो? हाथी को अपनी गलती का एहसास होता है। वो राजा से माफी मांगता है और राजा के साथ ये दृढ़ संकल्प करता है कि आज के बाद ना तो वो जंगल को नुकसान पहुंचाएगा और ना ही इस तरह का गुस्सा दिखाएगा, बल्कि अपने जंगल को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। इसीलिए कहते हैं, गुस्से से नहीं बल्कि प्यार से, शांति से हर बात का हल निकालना आसान होता है। विशाल मुर्गी और जानवरों का हमला। सितकपुर गांव के पास मुर्गियों का एक छोटा सा मोहल्ला था। वहाँ बहुत सारी मुर्गियाँ रहा करती थीं।
कई सालों से लगातार मुर्गियों को जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। उनकी उम्र दिन प्रतिदिन कम होती जा रही थी, लेकिन उनके पूरे इलाके में बस एक ही ऐसी मुर्गी थी जो 100 साल तक जी थी। उसकी बड़ी सी मूर्ति बनवाने का निर्णय लिया गया। सभी मुर्गियों ने मिलकर उस बड़ी विशाल मूर्ति को बनाया और उसकी पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी। सोना मुर्गी मोना मुर्गी से कहती है, बहन, मूर्ति कितनी खूबसूरत लग रही है ना। मैं तो दिन रात इस मूर्ति के आगे यही दुआ करती हूँ कि काश हम सब की उम्र भी 100 साल हो जाए। हाँ बहन, ये तो तूने बिल्कुल ठीक कहा। आए दिन हमारी बहनें मर जाती हैं। हमारा जीवन दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। ये भगवान समान मुर्गी है जिसने 100 साल का जीवन जिया है। ना जाने इन पर कितने कष्ट आए होंगे, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी। तुम ठीक कहती हो मोना। चलो अब घर चलते हैं। मुर्गियों की पूरी बस्ती अब बहुत खुश थी। वो दिन रात अपने अपने कामों में लगे रहते, अपने घर का ख्याल रखते और सुबह शाम बड़ी मूर्ति की पूजा करते। लेकिन अब मूर्ति इतनी विशाल हो चुकी थी कि जानवरों को भी उस मूर्ति के दर्शन जंगल में बैठे बैठे ही हो जाते थे। एक दिन एक हाथी ने चूहों से कहा, अरे अरे अरे, तुम्हें क्या पता आसपास क्या चल रहा है। आजकल एक बड़ी सी मुर्गी की मूर्ति तो यूं ही दिख जाती है पेड़ों में झांककर। चाहो तो आओ मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। चूहा हाथी से कहता है, क्या कहा? मुर्गी इतनी विशाल? हाथी भाई, तुम्हारा दिमाग खराब है। मुर्गियाँ तो जरा जरा सी होती हैं। हाँ माना हमसे बड़ी होती हैं, लेकिन तुमसे बड़ी नहीं होती। अरे मैं भी वही कह रहा हूँ बुद्धू। ये एक विशाल मुर्गी है, या तो मूर्ति है या फिर राक्षस मुर्गी। और अगर ये मूर्ति है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये राक्षस हुई तो हमारा जीवन खतरे में है, याद रखना। चूहा भी घबरा जाता है और हाथी के सर पर चढ़कर दूर से देखता है और कहता है, अरे नहीं नहीं, ये विशाल मुर्गी तो रात को हमें खा ही जाएगी। चलो इस पर हमला किया जाए। हाथी और चूहा जंगल के सभी जानवरों को ये खबर देते हैं। सभी जानवर अपने अपने हथियारों को लेकर बड़ी मूर्ति के पास पहुंचते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। यह देखकर बस्ती की सभी मुर्गियां बाहर आ जाती हैं और शोर मचाने लगती हैं। ये क्या? बचाओ बचाओ, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे ये विशाल मुर्गी, तुम्हें इससे डर नहीं लगता? कल को तुम्हें खा गई तो? अरे मूर्ख हाथी, ये मूर्ति है। ये हमारे लिए भगवान के समान है। क्या तुम नहीं जानते? कोई भी मुर्गी ज्यादा दिन नहीं जी पाती, पर जानते हो ये मुर्गी 100 साल तक जी है। इसीलिए उसकी याद में हमने ये मूर्ति बनाई है। हमारी जरा सी खुशी तुमसे देखी नहीं जाती क्या? मुर्गी की ये बात सुनकर हाथी को अपनी हरकत पर बहुत दुख होता है। वो सभी जानवरों को लेकर जंगल में वापस लौट जाता है और जाते जाते मुर्गी से कहता है, मुझे माफ कर दो। मैं भी दुआ करूंगा कि तुम सभी का जीवन 100 बरस का हो। अच्छा चलता हूँ। जंगल के बंदर बहुत उधम मचाने वाले थे। उन्हें हर किसी के घर में बना हुआ खाना चुराकर खाना बहुत ही अच्छा लगता था। उसी गांव में 4 गायें बहने रहा करती थीं, जिनका दूध बहुत ही स्वादिष्ट था। गैया अपने दूध से बहुत सारी नई नई तरह की मिठाइयाँ बनाती, लड्डू बनाती और अपने आस पड़ोस के लोगों को बांट देती। लेकिन उससे पहले वो जब भी मिठाई बनाती हमेशा बंदरों को जरूर खिलाती, क्योंकि बंदरों को मिठाई खाना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन आदत से मजबूर होने के कारण जंगल के बंदर इस बार गाय की बनी हुई मिठाइयों की बहुत ज्यादा खुशबू आ जाने के कारण अपने आप को रोक नहीं सके और एक योजना बनाने लगे। अरे देखो देखो, गैया बहनों ने आज बहुत बढ़िया गाय की बर्फी बनाई है। चलो चलो, आक्रमण का समय हो गया। आज तो ये पूरी थाली हम सारे के सारे चट कर जाएंगे। बोलो क्या कहते हो? बंदर का मित्र बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं। हर बार गैया हमें बची खुची मिठाई खिलाती है।
सारी बढ़िया बढ़िया मिठाई अपने पड़ोसियों को खिला देती है। ये भी कोई बात हुई? चलो चलो जल्दी आक्रमण करो, इससे पहले कि ये मिठाई अपने पड़ोसियों को बांट दे। अरे मेरे पेट में तो अभी से चूहे दौड़ रहे हैं। चलो चलो। बंदर अपने दोस्तों को लेकर गाय की बनी हुई बर्फी के ऊपर बुरी तरह से टूट पड़े और बुरी तरह उन्होंने स्वादिष्ट बनी हुई मिठाई का एक एक दाना तक खा लिया और इधर उधर थाली के साथ साथ गंदगी मचा दी। जैसे ही गैया अपने घर से बाहर आई, यह सब देखकर वो चिल्ला पड़ी, हाय राम, मैंने इतनी मेहनत से मिठाई बनाई थी, तुम लोगों ने ये क्या किया? हर बार जब भी मिठाई बनती है तुम्हें खिलाती तो हूँ, तो फिर चोरी करने की क्या जरूरत थी? आज मेरी बहन का जन्मदिन है, उसी के लिए बनाई थी। गैया को रोता हुआ देखकर बंदरों को बहुत बुरा लगा। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने गैया के साथ बहुत बुरा किया है। उन्होंने गैया से माफी मांगी। माफ कर दो बहन, तुम्हारी मिठाइयाँ इतनी स्वादिष्ट होती हैं, इनकी खुशबू से हम खुद को रोक नहीं सके। हमें माफ कर दो। बताओ, हम कुछ और कर सकते हैं क्या तुम्हारे लिए? बताओ ना। गैया रोते हुए कहती है, नहीं, अब मुझे दोबारा से मिठाई बनानी होगी। चलो आओ मेरी मदद करो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सभी बंदर गैया की मदद करते हैं और ढेर सारी और बर्फियां बनाते हैं, लेकिन इस बार बिल्कुल चखते नहीं। और फिर धूमधाम से गैया अपनी बहन का जन्मदिन मनाती है। लो भैया, तुम भी खाओ बंदर भाई। नहीं नहीं, पहले ही इतना खा चुके हैं, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तुम ही जन्मदिन मना लो। और ये बात सुनकर वहाँ पर बैठे हुए सभी जानवर जोर जोर से हंसने लगते हैं। 4 शेर और एक गाय। जंगल का राजा शेर अपने 3 भाइयों के साथ बड़े आराम से अपनी प्रजा का ख्याल रखते हुए जंगल का राज चलाता था। लेकिन राजा के साथ साथ उसके तीनों भाई बहुत क्रूर भी थे। उन्हें और कोई जानवर इतना प्रिय नहीं था जितने की गाय, भैंस और बैल। हर महीने वो किसी न किसी का शिकार कर ही लिया करते थे। इस बात से सभी गायें बहुत परेशान थी। एक दिन तेज तूफान आता है, बाढ़ आती है जिसमें बहुत से जानवर मर जाते हैं। इसी बाढ़ और आंधी तूफान में राजा और उसके तीनों भाइयों की पत्नियां उस कहर में मर जाती हैं, लेकिन उनके छोटे छोटे बच्चे बच जाते हैं। दिन रात चारों शेरों के बच्चे रोते रहते हैं क्योंकि उन्हें पीने के लिए माँ का दूध चाहिए था, लेकिन उनके पास अब माँ थी ही नहीं। राजा बहुत परेशान हो जाता है। वो अपने दोस्त बंदर को बुलाता है और उससे पूछता है कि क्या किया जाए। बंदर, अब तो मेरे घर की स्थिति तुम अच्छी तरह से जान गए हो। अब तुम ही बताओ, इन बच्चों का क्या किया जाए? हम चारों के बच्चे अपनी माँ के बिना बिलक बिलक कर यूं ही मर जाएंगे, ये मैं नहीं देख सकता। महाराज, आपका दुख मैं समझ सकता हूँ। मेरे भाई बहन भी इसी त्रासदी में चले गए हैं और ना जाने मेरे कितने दोस्तों को इस तूफान में मैं खो बैठा हूँ। महाराज, मेरी एक राय है। हमारे गांव में जो गोपी गैया है वो बहुत अच्छी है। आप उससे एक बार बात करके देखें, वो अच्छा दूध देती है। हो सकता है उसका दूध बच्चे पिएं और जिंदा रहें। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? तुम तो जानते हो, गाय, भैंस, बैलों के साथ तो हमने बहुत अन्याय किया है ना। मैं जानता हूँ महाराज, पर महाराज आप तो राजा हैं। अगर अन्याय आपके हाथों हुआ है तो न्याय भी आप ही करेंगे। मैं कहता हूँ एक बार कोशिश तो कर देखिए। बंदर की बात सुनकर राजा गाय के पास जाता है और उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है। राजा के साथ साथ उसके तीनों शेर भाई भी गाय के पास जाते हैं और नतमस्तक हो जाते हैं। उन तीनों की ये हालत देखकर गाय को बहुत दया आती है और वो कहती है, नहीं नहीं महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपके बच्चों को मैं दूध पिला सकूं। चलिए, मैं बच्चों का अपनी बच्चों की तरह ख्याल रखूंगी, पर आपसे एक वादा चाहती हूँ कि अब तक जो गाय, भैंस और बैलों के साथ आपने अन्याय किया, आप दोबारा नहीं करेंगे महाराज। महाराज और तीनों भाई गाय को वादा देते हैं
कि आज के बाद वो कभी भी किसी जानवर को बेवजह परेशान नहीं करेंगे। और इसके साथ ही गैया जाती है, उन्हें दूध पिलाती है, उनका पालन पोषण एक माँ की तरह करती है और एक बार फिर गांव में सभी जानवर हंसी खुशी रहने लगते हैं। एक समय की बात है, एक जंगल में कुएं के पास बहुत सारी मछलियों का एक छोटा सा तालाब था। मछलियाँ बहुत सालों से उसी तालाब में रहा करती थीं। तालाब के आसपास घना जंगल था, जहाँ बहुत सारे जीव जंतु मिलकर रहा करते थे। जंगल के अंदर एक रहने वाला चील जो बहुत ही खूंखार था, उसका नाम था आदि चील। आदि चील को हमेशा किसी कमजोर का शिकार करने में बहुत मजा आता था। वो अपना शिकार बड़ी ही चालाकी से करता था। बहुत दिनों बाद चील का एक दिन मछलियाँ खाने का दिल किया। चील ने सोचा, बहुत दिन हुए मैंने मछली नहीं खाई है, आज तो मैं मछली खा कर रहूंगा। जंगल की उड़ान भरने का कोई फायदा नहीं। जंगल के अंदर एक ही तालाब है जहाँ मछलियाँ हैं, लेकिन आज मैं इनका शिकार करूँ तो कैसे? ये तो पानी से बाहर ही नहीं आती। कोई ना कोई जुगाड़ तो लगानी होगी। चील बहुत सोचता है और सोच समझकर पास ही रहने वाले बंदर को अपना शिकार बनाता है। वो बंदर से कहता है, बंदर भाई कैसे हो? बंदर कहता है, मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आज आप मेरे घर कैसे आए? क्या कहूँ भाई, बहुत दिनों से मछली नहीं खाई है और मछली खाने का बहुत दिल कर रहा है। क्या इसी तरह कुछ और खाने का तुम्हारा जी नहीं करता? बंदर कहता है, हाँ, बहुत दिनों से केले नहीं खाए। तुम तो जानते हो जंगल में केलों के बिल्कुल पेड़ नहीं है। पास के जंगल में है, मगर इतनी दूर मैं कैसे जाऊं? बहुत दूर हो जाता है, आते आते अंधेरा हो जाता है। अरे तुम इतनी चिंता क्यों करते हो? बहुत आसान है, आज शाम को आते हुए मैं तुम्हारे लिए केले ले आऊंगा। लंबी उड़ान भरना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, मगर उसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या कहा? तुम मेरे लिए केले लाओगे? मेरे पूरे परिवार के लिए ला दोगे? तो बताओ क्या करना है मुझे? चील बंदर को उल्लू बनाते हुए कहता है, अरे बड़ा आसान है, तुम जरा तालाब के पास जाकर मछलियों को बातों पे लगाना और मैं उन्हें खा लूंगा। बहुत दिनों से मछली जो नहीं खाई। बंदर उसकी बात मानता है और मछली को अपनी बातों में लगाता है। मछली जैसे ही बाहर मुंह निकालती है, चील झट से आके उस पर झपट्टा मारने ही वाला था कि अचानक मछली की नजर चील पर पड़ती है और वो दोबारा पानी में चली जाती है। ये क्या? हाथ आया मुंह ना लगा, ये मछली तो बड़ी तेज है। मछली अपना मुंह बाहर निकाल कर कहती है, बंदर भाई, तुम्हें तो अपना दोस्त समझकर तुमसे 4 बातें करने आई थी, पर मैं ये नहीं जानती थी कि तुम चील के साथ मेरे लिए जाल बिछाकर बैठे हो। आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती नहीं रही। मछली पानी में दोबारा चली जाती है और बंदर को अपनी एक अच्छी दोस्त खोकर बहुत दुख होता है। चील को जब मछली नहीं मिलती तो वो बंदर के लिए केले भी लाकर नहीं देता और इस बात से बंदर को अपना सबक मिल जाता है। खाने की चीज के लिए किसी को धोखा देना बहुत बुरी बात है। ना तो केले मिले और ना ही दोस्ती रही। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। एक राजा अपनी बेटी के लिए अच्छे वर की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। एक दिन बहुत सोच समझकर उसने एक प्रतियोगिता रखने का फैसला किया और उसने ये घोषणा करवाई कि जो कोई भी एक दिन के अंदर अंदर उसके पास 5 सोने की मुर्गियां लेकर आएगा और उसके सवालों का सही जवाब देगा, उसी के साथ वो अपनी बेटी की शादी कर देगा। ये एक बहुत ही अच्छा अवसर था क्योंकि राजा बहुत पैसे वाला था। उसकी जमीन जायदाद इतनी थी कि जो भी उनकी बेटी से शादी करता हमेशा के लिए सुखी रहता। राजा की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए दूर दूर से राजा महाराजाओं के बच्चे वहां पर आते हैं और वहीं पर गांव में एक कुम्हार को जब ये बात पता चलती है तो उसकी बहन उससे कहती है, भैया तुम भी प्रतियोगिता में भाग ले लो ना। अरे पगली, कैसी बातें करती है? तूने प्रतियोगिता के नियम नहीं सुने? राजा कहता है कि 5 सोने की मुर्गियां लानी है।
5 सोने की मुर्गियां मैं कहाँ से लाऊंगा? पर हाँ, मैंने एक बार राजकुमारी को देखा है, एकदम संगमरमर जैसी है। पर मेरा भाग्य ऐसा नहीं कि मैं उसे अपनी धर्मपत्नी बना सकूं बहन। अरे भैया, तुम तो कितने समझदार हो, कुछ सोचो, ये अवसर यूं ही हाथ से चला जाएगा। अपनी बहन के कहने पर चंदन रात भर सोचता रहता है और उठकर बैठ जाता है। वो अपने हाथ से छोटी छोटी मुर्गियां बनाने लगता है। धीरे धीरे वो उनका आकार बड़ा करने लगता है। वो 5 विशाल मुर्गियां सुबह तक बना लेता है और उन पर सोने के रंग जैसा रंग भर देता है। सुबह जब उसकी बहन वो देखती है तो कहती है, भैया, ऐसा लग रहा है कि तो सच में सोने की मुर्गियां हैं। आखिर तुम क्या करने वाले हो? देखती जा, चल मेरे साथ। भाई बहन जैसे तैसे बड़ी मेहनत के साथ उन मुर्गियों को राजा के महल तक पहुंचा देते हैं। राजा यह देखकर हैरान था कि एक कुम्हार की इतनी हिम्मत कि वो राजकुमारी के साथ शादी करना चाहे। फिर भी अफसर तो अफसर होता है। तो राजा सवाल लेकर चंदन के पास पहुंचता है और कहता है, ये मुर्गियां तुमने बनाई हैं? जी महाराज, मैंने बनाई हैं। मैं एक कुम्हार हूँ, मेरा नाम चंदन है, मैं इसी गांव में रहता हूँ। अच्छा। राजा अपना पहला सवाल पूछता है, मैंने तो 5 सोने की मुर्गियां मंगवाई थी, तुम ये मिट्टी की मुर्गियां लेकर आए हो, इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? चंदन राजा को जवाब देता है, महाराज, मुझे तो लगता है कि हमारे देश की मिट्टी और खास तौर पर हमारे गांव की मिट्टी सोने से कम नहीं है महाराज। हमारी मिट्टी बहुत अच्छी है और इस पर सोने का रंग भर दिया है क्योंकि ये रंग सबको प्रिय होता है, भगवान को भी और आपको भी। मुझे नहीं लगता कि मेरी मिट्टी के आगे सोने का कोई भी मूल्य है, इसी कारण मैंने मिट्टी से अपनी मुर्गियों को बनाया है महाराज। राजा चंदन की बात से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें अभी तक इस तरह का एक भी जवाब अच्छी तरह से नहीं मिला था। उन्होंने अपनी बेटी की शादी चंदन से कर दी और यह सब देखते ही रह गए। अब चंदन बहुत खुश था। वो उसी गांव का अब राजा बन चुका था जिस गांव का वो कभी कुम्हार हुआ करता था। इसीलिए कहते हैं, अवसर पर अपनी बुद्धिमानी से काफी चीजें अच्छी की जा सकती हैं। एक दिन बहुत तेज जंगल में तूफान आता है। हर जगह बारिश, तूफान के कारण पेड़ इधर उधर टूटने लगे। तूफान के साथ जोरदार भूकंप आया। जमीन जोर जोर से भीतर चली कि उसके अंदर बहुत बड़ी दरार आ गई। अचानक सभी जानवरों की नजर उस पर गई। उन्होंने देखा कि दरार के बीच में से एक बड़ा सा डायनासोर बाहर निकल रहा है। ये सब देखकर सब लोग चौंक गए और राजा शेर से पूछने लगे, महाराज, ये इतना बड़ा जानवर क्या है? हाँ महाराज, बताइए बताइए, ये कौन सा जानवर है? हे भगवान, ये क्या हो गया? एक तो मौसम इतना खराब है, ऊपर से ये कौन शक्तिशाली राक्षस हमारे जंगल में आ रहा है? कहीं ये हमें खा तो नहीं जाएगा महाराज? बंदर और तोते ने जब ये सवाल राजा शेर से पूछा तो राजा शेर ने उन्हें शांत करते हुए कहा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, अनहोनी जैसी कोई बात नहीं है। इस जंगल में हमारे पूर्वज सैकड़ों सालों से रहते आए हैं। इनका नाम डायनासोर है। ये भी हमारे पूर्वज हैं। इनके आते ही आप सभी झुककर इन्हें प्रणाम करें। बहुत जल्द मौसम थमने वाला है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर हम इनसे बातचीत करेंगे। डायनासोर जैसे ही निकलकर सभी जानवरों के सामने आता है, राजा की अनुमति के हिसाब से सभी के सभी जानवर उन्हें झुककर प्रणाम करते हैं। डायनासोर भी अपनी गर्दन हिलाकर उन्हें आशीर्वाद देता है और कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया। सैकड़ों सालों के बाद आज मुझे फिर से आप सभी के बीच आने का मौका मिला है। मैं उस परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिसने एक बार फिर धरती पर मुझे बुलाया है। आप में से कईयों को तो अजीब ही लग रहा होगा
क्योंकि मुझे 100-200 सालों से पहले किसी ने नहीं देखा, क्योंकि कई सालों से तो हम यहाँ पर धरती पर मौजूद भी नहीं थे। मुझे आप सबके बीच आने का ये अवसर मिला है। मैं बहुत खुश हूँ। मौसम अब बहुत बेहतर हो गया है। चलो आओ, जश्न मनाते हैं। जो आज्ञा गुरुदेव। राजा शेर भी अपना सर झुकाता है और डायनासोर की बात पर हामी भरता है और एक बहुत बड़े जश्न का आयोजन करता है। उन्हें तरह तरह के लजीज पकवान खिलाए जाते हैं। सभी जानवर बहुत खुश थे। मौसम भी बहुत अच्छा और साफ हो चुका था। सारा जंगल एकदम खुशहाल था, मुस्कुरा रहा था, नाच रहा था, गा रहा था। तभी डायनासोर ने सबसे कहा, बहुत जल्द मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मगर ये पल मैं जीवन में कभी भूल नहीं सकता। मैं खुश हूँ कि जंगल की गरिमा आज भी बनी हुई है। आज भी जंगल में वही रीति रिवाज चले आ रहे हैं जो हमने शुरू किए थे। आप सब इसका मान रखते हैं और जंगल के नियमों को इसी तरह बनाए रखें, ऐसी मेरी आप सभी से बहुत ज्यादा उम्मीद है। डायनासोर की बात पर सभी हामी भरते हैं और जोरदार तालियों से एक बार फिर उनका अभिनंदन करते हैं। 2 सर वाला शेर। जंगल में आए दिन शिकारियों का आना एक बहुत आम बात हो चुकी थी, मगर इस बात से शेरनी बहुत ज्यादा चिंता में थी। उसे अपने शेर की बहुत फिक्र लगी रहती थी। वो नहीं चाहती थी कि राजा शेर की तरह उसका भी कोई शिकार करे और उसे शहर ले जाए। एक दिन माँ शेरनी ने अपने छोटे बेटे को समझाया, देखो बेटा, तुम एक शेर की औलाद हो। तुम्हें इस बात को समझना चाहिए। ये जंगल कल को तुम्हारे ऊपर एक जिम्मेदारी की तरह होगा। तुम्हारे पिता तो बिना बताए ना जाने क्यों गायब हो गए। मुझे पूरा यकीन है ये किसी शिकारी का ही काम है। अब मैं तुम्हारे बिना जीवन कैसे काटूंगी? अगर तुम भी इसी तरह रोज सुबह जाकर शाम तक खेल कर आओगे तो मुझे चिंता कितनी लगी रहेगी, सोचा है? माँ शेरनी की बात सुनकर बेटा कहता है, पर माँ, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक शेर हूँ, मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता और बहुत जल्द मैं बड़ा हो जाऊंगा। पर बेटा, तुम मेरी बात को समझते क्यों नहीं? क्या करूं? तुम मेरी बात समझना ही नहीं चाहते। इसी तरह आए दिन बिना बताए पूरे जंगल के चक्कर काटोगे तो जरूर कोई शिकारी तुम्हें ले जाएगा। माँ शेरनी बहुत ज्यादा चिंता में थी। एक दिन उसने अपने बेटे के लिए एक नकली शेर का मुखौटा बनाया। शेर के बच्चे ने जब वो मुखौटा देखा तो अपनी माँ से पूछा, माँ, ये क्या है? तुम मेरी बात तो मानते नहीं, इसीलिए सोचा एक तरकीब निकालूं। अब इस सर को बांध लो। हर कोई तुम्हें देखकर सोचेगा कि तुम्हारे 2 सर हैं और तुम्हारी 4 आंखें हैं। अगर तुमने किसी को देख लिया तो चाहे वो शिकारी हो या कोई और, तुम उसे जिंदा छोड़ने वाली नहीं। और बस इसी बात से डरकर कोई शिकारी तुम्हारे पास नहीं आएगा। अरे वाह माँ, तुमने तो उपाय निकाल लिया। अब मैं खेलने जा सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। समझदार और सुलझी हुई शेरनी ने एक बहुत ही अच्छा उपाय निकाला, जिससे वो भी बेफिक्र हो चुकी थी और उसका बेटा भी अब बहुत खुश था। अब पूरे जंगल में दूर दूर तक ये बात फैल चुकी थी कि 2 सर वाला एक शेर है और वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। तो बस शिकारी क्या, वहाँ पर कोई और दूसरा शेर भी आने से डरने लगा और इसी तरह सभी जंगलवासी एक बार फिर खुशी खुशी बिना चिंता के जीवन जीने लगे। एक दिन बहुत तेज जंगल में तूफान आता है। हर जगह बारिश, तूफान के कारण पेड़ इधर उधर टूटने लगे। तूफान के साथ जोरदार भूकंप आया। जमीन जोर जोर से खिसक लगी
कि उसके अंदर बहुत बड़ी दरार आ गई। अचानक सभी जानवरों की नजर उस पर गई। उन्होंने देखा कि दरार के बीच में से एक बड़ा सा डायनासोर बाहर निकल रहा है। ये सब देखकर सब लोग चौंक गए और राजा शेर से पूछने लगे, महाराज, ये इतना बड़ा जानवर क्या है? हाँ महाराज, बताइए बताइए, ये कौन सा जानवर है? हे भगवान, ये क्या हो गया? एक तो मौसम इतना खराब है, ऊपर से ये कौन शक्तिशाली राक्षस हमारे जंगल में आ रहा है? कहीं ये हमें खा तो नहीं जाएगा महाराज? बंदर और तोते ने जब ये सवाल राजा शेर से पूछा तो राजा शेर ने उन्हें शांत करते हुए कहा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अनहोनी जैसी कोई बात नहीं है। इस जंगल में हमारे पूर्वज सैकड़ों सालों से रहते आए हैं। इनका नाम डायनासोर है। ये भी हमारे पूर्वज हैं। इनके आते ही आप सभी झुककर इन्हें प्रणाम करें। बहुत जल्द मौसम थमने वाला है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर हम इनसे बातचीत करेंगे। डायनासोर जैसे ही निकलकर सभी जानवरों के सामने आता है, राजा की अनुमति के हिसाब से सभी के सभी जानवर उन्हें झुककर प्रणाम करते हैं। डायनासोर भी अपनी गर्दन हिलाकर उन्हें आशीर्वाद देता है और कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया। सैकड़ों सालों के बाद आज मुझे फिर से आप सभी के बीच आने का मौका मिला है। मैं उस परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिसने एक बार फिर धरती पर मुझे बुलाया है। आप में से कईयों को तो अजीब ही लग रहा होगा, क्योंकि मुझे 100-200 सालों से पहले किसी ने नहीं देखा, क्योंकि कई सालों से तो हम यहाँ पर धरती पर मौजूद भी नहीं थे। मुझे आप सबके बीच आने का ये अवसर मिला है। मैं बहुत खुश हूँ। मौसम अब बहुत बेहतर हो गया है। चलो आओ, जश्न मनाते हैं। जो आज्ञा गुरुदेव। राजा शेर भी अपना सर झुकाता है और डायनासोर की बात पर हामी भरता है और एक बहुत बड़े जश्न का आयोजन करता है। उन्हें तरह तरह के लजीज पकवान खिलाए जाते हैं। सभी जानवर बहुत खुश थे। मौसम भी बहुत अच्छा और साफ हो चुका था। सारा जंगल एकदम खुशहाल था, मुस्कुरा रहा था, नाच रहा था, गा रहा था। तभी डायनासोर ने सबसे कहा, बहुत जल्द मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मगर ये पल मैं जीवन में कभी भूल नहीं सकता। मैं खुश हूँ कि जंगल की गरिमा आज भी बनी हुई है। आज भी जंगल में वही रीति रिवाज चले आ रहे हैं जो हमने शुरू किए थे। आप सब इसका मान रखते हैं और जंगल के नियमों को इसी तरह बनाए रखें, ऐसी मेरी आप सभी से बहुत ज्यादा उम्मीद है। डायनासोर की बात पर सभी हामी भरते हैं और जोरदार तालियों से एक बार फिर उनका अभिनंदन करते हैं। छोटा चूजा। एक दिन मुर्गी अपने 3 छोटे छोटे चूजे लेकर दाना चुग रही थी। तभी उसने देखा एक चूजा बड़े से गड्ढे में जा गिरा। अरे ये क्या हुआ? मेरा बच्चा, ये तो अभी बहुत छोटा है, अब इसे बाहर कैसे निकालूं? मुर्गी जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी उसका मालिक वहां आ गया। अरे क्यों चिल्ला रही हो? क्या बात है? फिर उसने देखा कि छोटा सा चूजा गड्ढे में गिरा पड़ा है। उसने बड़े प्यार से उसे बाहर निकाला और उस गड्ढे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। मुर्गी अपने मालिक को बहुत पसंद करती थी, क्योंकि वह हमेशा उसका अच्छे से ख्याल रखता था, कभी कोई कमी रहने नहीं देता था। एक दिन मुर्गी के मालिक ने मुर्गी से कहा, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। क्या मैं तुम्हारे चूजे बेच सकता हूँ? तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है मुर्गी। हाँ, बेच दीजिए मालिक। मुर्गी ने भारी मन से हाँ कर दी और मालिक ने चूजे बेच दिए। चूजे बेचकर उसे बहुत अच्छे दाम मिले। अरे वाह, चूजे बेचकर इतना अच्छा पैसा मिला। अगली बार भी ऐसा ही करूँगा। अगली बार जब मुर्गी को बच्चे हुए
तब फिर से मालिक ने कहा, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, क्या मैं तुम्हारे चूजे बेच दूं? मुर्गी समझ चुकी थी कि अब मालिक लालची होता जा रहा है। उसने मालिक से कहा, आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? कुछ दिन में मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे और फिर उनके भी बच्चे होंगे। इस तरह आपका खुद का अंडों का व्यापार हो सकता है। आप जल्दबाजी में थोड़े लालच में पड़कर गलती कर रहे हो मालिक। अब मालिक को उसकी यह बात अच्छे से समझ आ चुकी थी। मुझे माफ कर दो, तुम ठीक कहती हो। कुछ पैसों के लिए मैं कितना स्वार्थी हो गया था। आज के बाद तुम्हें नहीं बेचूंगा। इस तरह मुर्गी ने अपनी और अपने बच्चों की जान बचा ली। डायनासोर और गाय की दोस्ती। एक दिन श्यामा नाम की एक गैया बड़ी मस्ती में झूमती हुई गाना गाती हुई इधर उधर जंगल में घूम रही थी। तभी अचानक उसके सामने एक डायनासोर आ गया। रो रो लो 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 लो। इतना बड़ा डायनासोर! हमारे जंगल में डायनासोर कब से आने लगे? अरे अरे, तुम छुप क्यों रहे हो? बाहर आओ, मुझसे बात करो। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? गैया डायनासोर का पीछा करती है, लेकिन डायनासोर गैया से भागता हुआ दूसरी तरफ अपने आप को छुपाने के लिए इधर उधर भागने लगता है। लेकिन गैया उसका पीछा करना नहीं छोड़ती और उसके घर तक पहुंच जाती है। डायनासोर जंगल के एक कोने में एक गुफा के अंदर छिपकर रहता था। गैया ने उससे उसका नाम पूछा। अरे अरे, तुमने तो मुझे थका ही दिया। नाम क्या है तुम्हारा? और तुम हमारे जंगल में कब से रह रहे हो भाई? मेरा नाम चिंटू है। मैं 2 साल से इसी जंगल में हूँ। क्या कहा? 2 साल से? गैया बहुत हैरान हो जाती है। अरे चिंटू, तुम अकेले कैसे रहते हो? हमारे जंगल के अंदर बीचों बीच चलो, बहुत खूबसूरत है हमारा जंगल। यहाँ कहाँ अकेले में पड़े हो? डायनासोर समझ चुका था कि गैया बहुत प्यारी और नेक दिल की है। उसने अपने मन की बात गैया से कही। हम लोग तो यूं तो लुप्त हो चुके हैं ना, और मुझे देखकर ज्यादातर लोग डर जाते हैं और भाग जाते हैं। मुझे डर है कि आपके जंगल के लोग मुझे नहीं अपनाएंगे, इसीलिए मैं अकेले रहता हूँ। अरे अरे, कैसी बातें कर रहे हो? आओ, मैं तुम्हें अपने जंगल में ले चलती हूँ। तुम आज से मेरे मित्र की तरह हो। मेरे ही घर में रहना। चलोगे? चलूंगा। डायनासोर को लेकर गैया जंगल में आ जाती है और जंगल के सभी जानवरों से मिलवाती है। आज से हम दोनों मित्र हुए। अलग मुझसे रहने की जरूरत नहीं। हम एक साथ रहेंगे, एक साथ जंगल में रहेंगे, घूमेंगे, खाएंगे और एक दूसरे की सुरक्षा करेंगे। वादा करो। दोनों एक दूसरे से वादा कर लेते हैं और जंगल में बड़ी खुशी खुशी रहने लगते हैं। जब ये बात जंगल के शेर को पता लगती है तो वो गैया से बहुत प्रसन्न होता है और गैया को बुलाकर उसको सम्मान देता है और सभी से कहता है, वाह गैया, तुमने इतना बढ़िया काम किया है जंगल की तरक्की के लिए कि मैं बता नहीं सकता। अपने जीवन में मैंने भी कभी डायनासोर नहीं देखा। अरे मैंने क्या, हमारे जंगल में किसी ने नहीं देखा, मगर हमारे जंगल में डायनासोर है। इस बात का पता तुमने लगाया और बड़ी सुरक्षित तरीके से उसे अपने साथ ले आई। मैं तुम्हारी इस बात से बहुत खुश हूँ और तुम्हें सम्मान देता हूँ। आज से हमारे जंगल के हर फैसले में तुम्हारा योगदान जरूर होगा। गैया और डायनासोर बहुत खुश हो जाते हैं और शेर का धन्यवाद करते हैं। लोमड़ी और 7 बकरियां। एक जंगल में 7 बकरियां रहती थी। वो सातों हमेशा साथ रहती थी, एक साथ ही घूमती रहती, एक साथ खाना खाती। उन 7 बकरियों की दोस्ती की मिसाल पूरा जंगल देता था। एक दिन एक हाथी ने कहा, अरे बकरियों की टोली कहाँ चली? तुम सबको साथ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया हाथी भाई,
और जब बकरियों को सोना होता तो 5 बकरियां सो जाती और 2 पहरा दिया करती थीं, ताकि कोई शिकारी जानवर उन्हें मार न सके। एक दिन एक बकरी ने कहा, अरे सहेलियों, चलो चलो तुम सो जाओ, मैं पहरा देती हूँ। ठीक है, हम लोग सो जाते हैं। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी। उसकी नजर इन बकरियों पर हमेशा रहती थी। हाँ, अरे वाह, कितनी मोटी बकरियां हैं। अगर ये हाथ लग जाएं तो अपनी तो पार्टी बन जाएगी, मजा आ जाएगा। लोमड़ी हिम्मत करके बकरियों पर हमला करती है। सहेलियों, आओ मिलकर लोमड़ी पर हमला करें, वरना ये हमें खा जाएगी। लेकिन साथ में बकरियां एक साथ लोमड़ी पर हमला कर देती हैं। इसी कारण वो वहाँ से भाग जाती है। अरे अरे, बचाओ बचाओ, भागो भागो यहाँ से। लोमड़ी बकरियों से पिटकर दुम दबाकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन वो अभी भी बकरियों को मारने की योजना बनाती रहती है। इन बकरियों ने मुझसे पंगा लिया है, इन्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। लोमड़ी छुप छुप कर उनका पीछा करती है। एक दिन बकरियों के बीच पेड़ की टहनी के हरे पत्ते खाने को लेकर कहासुनी हो जाती है। अरे ये क्या कर रही हो? ये पत्ता मेरा है। तुम इसे क्यों छेड़ रही हो? ये मेरा है, ये मैंने तोड़ा है। मुझे हरे पत्ते पसंद हैं, ये मेरा है। तभी वहाँ बड़ी बकरी आ जाती है और उन्हें समझाती है कि आपस में लड़ना सही बात नहीं। लेकिन वो तीनों बकरियां झुंड से अलग होकर चलने लगती हैं। लोमड़ी को तो इसी बात की तलाश थी। हाँ, कितने दिनों तक साथ रहती, देखा हो गया झगड़ा। आज लूंगी इनसे अपना बदला। एक एक कर इन तीनों को खा जाऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। आज तो मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है। चलो इनका शिकार करती हूँ, इनकी इस लड़ाई का फायदा उठाती हूँ। इस बात का फायदा उठाकर लोमड़ी उन पर हमला कर देती है। तीनों बकरियां एक दूसरे से नाराज थीं, इसीलिए एक दूसरे की तरफ देखती भी नहीं, और इसी बात का फायदा लोमड़ी उठाती है। एक एक करके वो तीनों बकरियों को खा जाती है, और फिर बाकी बकरियां यह सब देखकर हैरान रह जाती हैं और समझ जाती हैं कि हमेशा एकता में ही बल होता है। लड़ झगड़ कर कोई फायदा नहीं, अपना नुकसान हो सकता है। एक बिल में टुन्नू खरगोश का परिवार रहा करता था। टुन्नू की एक बीवी और 4 बच्चे थे, जिनके नाम थे मोनू, रिंकू, चीकू और भोलू। टुन्नू का एक बहुत बड़ा खेत था, जिसमें वो सब्जियां उगाया करता था। एक दिन जब टुन्नू खेत में काम करने जा रहा था, तो मुन्नू ने उसे रोका और कहा, पापा पापा, क्या आप खेत से मेरे लिए एक गाजर लेकर आ सकते हो? टुन्नू अपने बेटे की बात सुन हंसने लगता है। हाँ मेरे प्यारे बेटे, जरूर। मुन्नू खुश हुआ। टुन्नू भी खुशी से खेत में गया और अपने बेटे के लिए शाम को बहुत सी गाजरें लेकर आया। मुन्नू को खुश देखकर उसके भाई रिंकू और चीकू भी अगले दिन अपने पापा के पास गए और कहने लगे, पापा पापा, क्या घर आते वक्त हमारे लिए 4 मूली लेकर आ सकते हो? क्यों नहीं बेटा, मैं जरूर ले आऊंगा। टुन्नू खेत में गया और खेत से आते वक्त बहुत सारी मूलियां लेकर आया। बच्चे मूलियां खाते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। बेचारा भोलू अपने पापा से कुछ मांगने की हिम्मत ही नहीं कर पाता, क्योंकि वो अपने पापा से बहुत डरता था। जैसा उसका नाम था, ऐसा ही उसका व्यवहार भी था। वो मन से बहुत भोला था, इसीलिए भोलेपन में अपने मन की बात कभी नहीं कर पाता था। मुझे टमाटर खाने का बहुत मन कर रहा है। मेरे सभी भाइयों ने पापा से कुछ न कुछ मंगवाया, लेकिन अगर मैं कुछ मंगवाता हूँ तो मुझे डांट पड़ सकती है। मुझे डांट पसंद नहीं, कहीं पिताजी नाराज हुए तो? टुन्नू ने भोलू को ये कहते हुए सुन लिया। अगले दिन खेत से बहुत सारी सब्जियां, बहुत सारे फल और बहुत सारे टमाटर खास तौर पर भोलू के लिए लेकर आया। ये लो बेटा, मैं तुम्हारे लिए टमाटर, इतने सारे फल, इतनी सारी सब्जियां बस तुम्हारे लिए लाया हूँ। खाओ, अपने भाई बहनों को भी खिलाओ। यह देखकर भोलू बहुत खुश हुआ। आपको मेरे मन की बात कैसे पता चली? मैं तुम्हारा पापा हूँ। भोलू ने भी अपने पापा को गले लगा लिया और मजे से टमाटर और सब्जियां खाने लगा। बत्तख का सोने का अंडा। बहुत दूर पहाड़ों के बीचों बीच एक बड़ा सा जंगल था
उस जंगल में एक बड़ा सा तालाब था और उस तालाब में एक बत्तख भी रहती थी और अपने आप को अकेला महसूस करती थी। उससे बात करने वाला कोई नहीं था। वो बहुत ही गुमसुम रहती थी। एक दिन एक मछली बत्तख के पास आई और कहने लगी, बत्तख, तुम इतनी प्यारी हो, लेकिन तुम चुपचाप क्यों रहती हो? ऐसा क्या हुआ है? मैं यहाँ पर अकेली हूँ। इस तालाब में मेरे परिवार का कोई नहीं है। मेरे परिवार के सब लोग इस तालाब को छोड़कर चले गए हैं। अब मैं यहाँ अकेली हूँ, इसीलिए उन्हें याद कर कर उदास रहती हूँ। पर सब तुम्हें अकेला छोड़ के क्यों चले गए? मुझसे एक बड़ी गलती हुई थी, इसीलिए सब 1 साल के लिए मुझे छोड़ के चले गए हैं। मुझे बताओ, ऐसा क्या हुआ? मेरे परिवार में सबके अंडे सोने के होते हैं। हमारे परिवार को वरदान है कि जब तक हम अच्छे काम करेंगे और अच्छे काम करने में दूसरों की मदद करेंगे, तब तक हमारे अंडे सोने के ही रहेंगे। क्या तुम्हारे अंडे भी सोने के होते हैं? अब नहीं होते, पहले मेरे अंडे भी सोने के थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? एक बार मेरी दोस्ती एक सांप से हो गई। उसने मुझे एक दिन चोरी करने के लिए प्रेरित किया और मैं उसकी बातों में आ गई। उसी दिन से मेरे अंडे सोने के नहीं रहे। मेरा परिवार इसी वजह से मुझसे दूर चला गया, क्योंकि मैंने चोरी की थी। तो मेरे साथ रानी मछली के पास चलो। पर क्यों? बताती हूँ, तुम चलो तो। ठीक है। वो दोनों रानी मछली के पास जाती हैं। रानी मछली बत्तख को रोज एक अच्छा काम करने की सलाह देती है। कुछ ही दिनों तक ऐसा करने पर बत्तख के अंडे फिर से सोने के हो जाते हैं। देखो बहन, मेरे अंडे फिर से सोने के हो गए। अब जल्द ही मैं अपने परिवार को मिल पाऊंगी। हाँ, और तुम्हारा परिवार अब जल्द वापस आ जाएगा। अरे वो देखो, वो सब आ रहे हैं। धन्यवाद मछली बहन। एक समय की बात है। एक गांव में नंदू नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ही आलसी था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। उसके माता पिता मरते समय उसके नाम काफ़ी ज़मीन छोड़कर चले गए थे, लेकिन उसने कभी अपनी ज़मीन पर खेती नहीं की थी। वो तो बस अपने 1-2 नौकरों के साथ अय्याशी करता रहता था और जब पैसों की ज़रूरत होती थी तो थोड़ी सी ज़मीन बेच दिया करता था। उसकी इस आदत से उसका एक वफादार नौकर रामू बहुत परेशान था। एक दिन उसने नंदू से कहा, अरे नंदू बाबा, आप थोड़ा काम काज भी कर लिया कीजिए। अरे आप ना करो तो हमें ज़मीन पर काम करने दिया करो। ऐसे कब तक ज़मीन बेचकर गुजारा होगा। अरे काका मज़े करो तुम, मेरे जीते जी तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो जाओ, मेरे लिए खाने को कुछ अच्छा सा लेकर आओ। जैसी आपकी मर्जी बेटा। नंदू की एक खासियत थी, वो दिल का बहुत ही अच्छा था। एक दिन जब वो अपने घर के अंदर आराम कर रहा था, तभी उसे बाहर कुछ आवाज़ सुनाई दी। बाहर एक भिखारी खाने के लिए कुछ मांग रहा था, लेकिन रामू काका उसे भगा रहे थे। अरे जाओ यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन तभी नंदू ने आवाज़ सुनकर रामू काका को ये कहा, अरे काका कौन है, बुला लो इसे, खिला दो रोटी। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। और रामू काका उस भिखारी को अंदर बुला लेता है और नंदू बड़े प्यार से उसे रोटी खिलाता है। रोटी खाने के बाद वो भिखारी नंदू का धन्यवाद करके वहाँ से चला जाता है। और नंदू जैसे ही उसे दरवाजे पर छोड़कर आता है, वो देखता है कि वो भिखारी जहाँ बैठा हुआ था वहाँ पे एक बहुत बड़ा गोल्डन कलर का टमाटर पड़ा था। ये देखकर नंदू फटाफट दरवाजे के बाहर जाता है, लेकिन उससे वो भिखारी कहीं नजर नहीं आता। नंदू उस गोल्डन टमाटर को भगवान की मर्जी समझकर अपने पास रख लेता है और फिर से अपनी ज़मीन बेचकर अपना गुजारा करने लगता है। धीरे धीरे करके उसकी सारी ज़मीन बिक जाती है। अब उसके पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन तभी अचानक उसकी नज़र उस टमाटर पर पड़ती है और वो उसे लेकर सुनार के पास जाता है। वो जैसे ही टमाटर बेचने के लिए सुनार के पास जाता है, तभी अचानक उससे 2-3 लड़के वहाँ आ जाते हैं और उससे काम मांगने लगते हैं। नंदू उनसे कहता है, अरे मैं तुम्हें कैसे काम दे सकता हूँ, मैं तो खुद बेच बेच कर गुजारा कर रहा हूँ।
तभी उनमें से एक लड़का उससे कहता है, अरे भाई साहब, ऐसी बात है तो आ जाओ ना, हमारे साथ भीख मांगने चलो। नंदू को उसकी ये बात बहुत चुभ जाती है और वो गोल्डन टमाटर सुनार को बेचता है, जिससे उसे काफ़ी सारे पैसे मिलते हैं और वो गांव में जाकर काफ़ी सारी ज़मीन खरीद लेता है और उन लड़कों को वहाँ पे काम पर लगा देता है। अब उसका नौकर रामू काका भी बहुत खुश होता है और सभी लोग बड़ी मेहनत से उसकी ज़मीन पर काम करते हैं और ढेर सारे टमाटर उगाते हैं, जिन्हें बेचकर नंदू की काफ़ी अच्छी कमाई होती है और वो इससे और ज़मीन खरीदता है और खेती करता है। अब उसके पास ढेर सारी ज़मीन हो जाती है और खेती के लिए नौकर भी। इस तरह एक भिखारी द्वारा दिए गए गोल्डन टमाटर से नंदू की किस्मत बदल जाती है और वो फिर से खुशहाली भरा जीवन जीने लगता है, ज़मीन बेचकर नहीं बल्कि ज़मीन पर फसल उगाकर, और वो भी टमाटर की।